जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एग्जाम इंडिया पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी एकदम स्वस्थ होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी बहुत बेहतरीन चल रही होगी। ठीक है, तो आज हम हिंदी में करने वाले हैं कुछ स्पेशल। और वो स्पेशल क्या है? आप सभी हिंदी साहित्य से तो परिचित ही होंगे। हिंदी साहित्य हमारे सिलेबस में एक बहुत अहम रोल प्ले करता है, जिसे हम 4 पार्ट में कवर करने वाले हैं हिंदी साहित्य को। यानी कि हम 200% करेंगे हिंदी साहित्य से। और 200% करके दोस्त मैं आपको यकीन दिलाती हूँ, एग्जाम में क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे कैसा भी पूछ ले, आप क्वेश्चन करके आओगे। ये यकीन आप मेरा कर सकते हैं। वो तो आप क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, तब आपको खुद कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हमने संपूर्ण हिंदी 200 प्रश्नों में कैसे कवर कर लिया। आपको पता भी नहीं चलेगा और चीजों को ज्यादा रटना भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो हम इसे, ये पहला सेट है। पहला सेट आप देख रहे होंगे, इस पे पहला सेट लिखा है। यानी कि ऐसे संपूर्ण हिंदी साहित्य के हम 4 पार्ट करेंगे। ठीक है, 4 सेट करेंगे, जिसमें प्रत्येक सेट में आपको 50-50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, इस तरीके से हम अपने 400 क्वेश्चन 200 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। और 200 क्वेश्चन से दोस्त मैं आपको यकीन दिलाती हूँ आपके 500-600 क्वेश्चन तैयार होंगे। या आप मुझ पे यकीन करिए, मैं बोल रही हूँ ना, जिस दिन आपका एग्जाम होगा और एग्जाम में हिंदी साहित्य से जो भी प्रश्न आएंगे सभी आपके इसी क्लास से पूछे जाएंगे। ठीक है, तो बिना देरी किए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं और बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। हिंदी साहित्य के इतिहास के किस काल को वीर गाथा काल भी कहा गया है? तो हिंदी साहित्य का वह कौन सा काल है जिसे वीर गाथा काल भी कहा गया है? सभी प्यारे दोस्त देखिए, स्पीड बना के रखने, क्योंकि हमें 50 क्वेश्चन बहुत कम टाइम में करने हैं, स्मार्टली करने हैं। ठीक है, तो स्पीड आपको बना के रखनी होगी। आज कोई ये कमेंट नहीं करेगा कि स्पीड बहुत ज्यादा है, कम है, स्लो है। अब वो आपको देखना है, जैसे भी अरेंज करना है। तो हमें बताना है कि हिंदी साहित्य के इतिहास के किस काल को वीर गाथा काल भी बोलते हैं। आदि काल, भक्ति काल, रीति काल या फिर आधुनिक काल? बताएंगे वीर गाथा काल को। तो देखिए, आदि काल जो है उसे हम वीर गाथा काल भी बोलते हैं। ठीक है, और हम आदि काल को ही हम वीर गाथा काल बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य के किस काल में लिखा गया है? पृथ्वीराज रासो से कौन परिचित नहीं है भाई, सभी जानते हैं। पृथ्वीराज सिंह चौहान जी की आत्मकथा थी। इसे लिखा किसने था? इसके रचयिता मुझे सभी दोस्त बताएंगे कौन थे। तो इसे लिखा था चंद्रबर दाई ने। किसने? चंद्रबर दाई ने जो थे इसके रचयिता थे। ठीक है, पृथ्वीराज रासो के। ठीक है, इसे लिखा किस भाषा में गया था? तो मैं बता दूं, इसे अवधी भाषा में लिखा गया था। क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि किस भाषा में लिखा गया था, तो अवधी भाषा में इसको लिखा गया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अभी हमसे पूछ रहा है कि ये किस काल में लिखा गया था। तो दोस्त ये आदिकाल की रचना है। किसकी रचना है? पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? आदिकाल की रचना है। लिखा किसने है? चंद्रबर दाई की। और अवधी भाषा में इसे लिखा गया है। ठीक है, गलती नहीं करनी है। आगे बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है? हिंदी साहित्य की भूमिका यानी कि उसमें जो हिंदी साहित्य में सबसे बड़ा भूमिका जिसने निभाई है वो कौन है? रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर रामविलास शर्मा? बताएंगे सभी दोस्त। तो मैं बता दूं, हिंदी साहित्य की भूमिका आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को जाना जाता है इसके लिए। और इनकी एक रचना है आलोक पर्व। कौन सी रचना है? आलोक पर्व। तो आलोक पर्व भी आपने मैम क्यों लिखी है? क्योंकि आलोक पर्व इनकी वो रचना है जिसे 1973 में, इसमें 1973 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो कभी भी एग्जामिनर अगर आपसे ये भी पूछता है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की वह कौन सी रचना है जिसे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, तो वो है आलोक पर्व। किस सन में मिला है? 1973। इनकी और रचनाएं की बात करते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की और रचनाएं, कल्पलता। मैं बोल रही हूँ ना, इनसे अगर आप कोई भी आपका एग्जामिनर अगर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की कोई भी रचना पूछता है तो दोस्त इनसे बाहर कहीं नहीं जाएगी, आप लिख के ले लेना। ठीक है, कल्पलता एनाम दास का पौधा। इसका एनाम दास का पौधा, एनाम दास का पौधा ही इन्हीं की एक रचना है। क्या है? इन्हीं की एक रचना है कल्पलता। आलोक पर्व। और एक बात सभी दोस्त बताएंगे, क्या आप इनकी कोई रचना जानते हैं? जल्दी दोस्त बताएंगे सभी। विचार और वितर्क, विचार और वितर्क।
विचार और वितर्क किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। और सभी दोस्त कमेंट करेंगे। और रचना इनकी अशोक के फूल, अशोक के फूल, अशोक के, ये सभी इनकी रचना है। और अगर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की कोई रचना आपको देखने को मिलती है तो यही उनकी प्रसिद्ध रचना है। एग्जामिनर अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन उनसे पूछता है तो इनसे बाहर कोई रचना वो नहीं पूछने वाला। ठीक है, आगे चलते हैं। हिंदी साहित्य को कितने कालखंडों में विभक्त किया गया है? हिंदी साहित्य को कितने कालखंडों में विभक्त किया है वो आपको बताना है। 2, 4, 5 या फिर 3। देखिए नोट कर लीजिए कालखंड कितने हैं। सबसे पहले कालखंड की बात करूं तो आपका है आदिकाल। कौन सा है? आदिकाल। दूसरा बताएंगे, और आदिकाल को ही क्या बोलते हैं? वीर गाथा काल। क्या बोलते हैं? वीर गाथा काल। क्लियर है? पहले ही क्वेश्चन यही पूछा गया था। उसके बाद है मध्य। बताएंगे सभी दूसरा काल कौन सा है? मध्य नहीं, सॉरी, पूर्व मध्य काल। दूसरा जो काल है वो है हमारा पूर्व मध्य काल। पूर्व मध्य काल। तो पूर्व मध्य काल को क्या बोलते हैं? भक्ति काल। क्या बोलते हैं? भक्ति काल। भक्ति काल आपको दे दे या पूर्व मध्य काल दे दे तो दोनों है। और तीसरा है उत्तर मध्य काल। है उत्तर मध्य काल। इस काल को क्या बोलते हैं? उत्तर मध्य काल को। सभी दोस्त बताएंगे। किसी का कमेंट आया है उत्तर मध्य काल को क्या बोलते हैं? उत्तर मध्य काल को काल बोलते हैं। किसी को भी नहीं पता है, ये मैं बोल रही हूँ ना, बहुत कम लोग जानते होंगे इस बारे में। और जो अंतिम बचता है वो है हमारा रीतिकाल हो गया। अंतिम जो बचता है हमारा, अंतिम एक बार कोई याद दिलाएगा अंतिम काल कौन सा है? अंतिम काल जो अभी तक चला आ रहा है वो काल कौन सा है? वो है आपका आधुनिक काल। आधुनिक काल को क्या बोलते हैं? सभी दोस्त बताएंगे आधुनिक काल को क्या बोलते हैं? आधुनिक काल को बोलते हैं गद्धकाल। और इसका जो पीरियड है वो 1850 से अब तक जो चला आ रहा है वो हमारा कौन सा काल है? हमारा आधुनिक काल है। तो हमने कालखंडों को कितने भाग में जाना? 4 भागों में। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी जो होगा वो बिल्कुल सही उत्तर होगा। आगे से गलती नहीं करनी है। क्लियर है? आगे चलते हैं। हिंदी साहित्य का आधुनिक काल समानतः कब से माना जाता है? देखिए प्रश्न भी आ गया। आधुनिक काल को क्या बोलते हैं? अभी बताया था। सभी दोस्त कमेंट करेंगे आधुनिक काल को क्या बोलते हैं? गद्धकाल। ठीक है, तो इसका जो पीरियड बताया था, अभी बताया था 1850 ईस्वी से जो अब तक चला आ रहा है वो हमारा आधुनिक काल है। क्लियर है? आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा साहित्य काल विभाजन नहीं है? देखिए हमने अभी जाना था कि कौन से जो कालखंडों में 4 विभक्ति होते हैं। आधुनिक काल है, बिल्कुल सही है। भक्ति काल है, रीति काल है, लेकिन संयुक्त काल हमने नहीं पढ़ा है। और क्वेश्चन भी यही पूछा है कि काल विभाजन में जो शामिल नहीं है, यानी कि संयुक्त काल जो है वो शामिल नहीं है। आगे बढ़ते हैं। हिंदी भाषा का प्रथम परमाणिक ग्रंथ कौन था? परमाणिक ग्रंथ आपको बताना है हिंदी साहित्य का कौन सा था? सतसई, रामलाला नरहू, पृथ्वीराज दासो, आल्हा उदल। तो मैं बता दूं पृथ्वीराज दासो जो था वो हिंदी भाषा का प्रथम परमाणविक ग्रंथ था। किस भाषा में लिखा गया था? अवधी भाषा में लिखा गया था। और इसके लेखक कौन थे? चंद्रमल दाई इसकी लेखक थी। और ये किस काल की रचना है? तो ये आदिकाल की रचना है। तो गलती नहीं करनी है। कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास आदि कौन से काल के संत कवि है? ये संत कवि है। बताएंगे सभी आदिकाल के हैं, भक्ति काल के हैं, रीति काल के हैं या फिर आधुनिक काल के हैं। तो देखिए कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास सभी ये किस काल के कवि हैं? भक्ति काल के कवि हैं। क्योंकि इनकी जो पद संग्रह है, इनकी जिस रचना को भी आप पढ़ेंगे ना उसमें हमेशा आपको एक भक्ति की भावना मिलेगी। चाहे आप कबीरदास का कोई दोहा उठा लीजिए, तुलसीदास का या फिर सूरदास जी का। इनको जो भक्ति काल के कवि हैं उनको याद करने के एक ट्रिक हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। अभी आप इतना ही जानिए। आगे चलिए। सूरदास के गुरु कौन थे? रामानंद, रामदास, वल्लभाचार्य या फिर विठलनाथ। देखिए सूरदास जी के गुरु थे वल्लभाचार्य। ठीक है, और वल्लभाचार्य जी के 4 शिष्यों का नाम लिया जाता है। एग्जामिनर उन चारों का भी नाम दे देता है। वो पूछता है कि इनके गुरु कौन थे। तो वो 4 शिष्य कौन कौन से थे?
वल्लभाचार्य जी के। कोई दोस्त पता है किसी को तो कमेंट में जरूर बताए। कृष्णदास, कृष्णदास, कृष्णदास भी इन्हीं के शिष्य थे। उसके बाद परमानंद, परमानंद किसके शिष्य थे? वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे। और कृष्णानंद, परमानंद, और एक और हैं वो बताएंगे सभी दोस्त, कुंभदास। कौन है? कुंभदास। कुंभदास भी इन्हीं के शिष्य थे। तो एग्जामिनर आपसे परमानंद, कुंभदास और कृष्णदास भी कई बार पूछ लेता है और इनके गुरुओं का नाम पूछ लेता है, तो आप सभी बताएंगे वल्लभाचार्य जो थे इनके चारों के गुरु थे। ठीक है, आगे चलते हैं। सूर सागर के रचयिता कौन है? सूर सागर के रचयिता आपको बताना है कि कौन है। विद्यापति, जयदेव, तुलसीदास या फिर सूरदास। देखिए सूर सागर से सभी परिचित हैं कि यह सूरदास जी की रचना है। सूर सागर हुआ साहित्य लहरी, साहित्य लहरी, साहित्य लहरी भी इन्हीं की रचना है। और सूर सागर, साहित्य लहरी, ये दो रचना सभी जानते हैं, लेकिन जो नहीं जानते हैं वो रचना देखिए, गोवर्धन लीला। कौन सा है? गोवर्धन लीला, गोवर्धन लीला। ठीक है, ये इन्हीं की रचना है। भरमर पद संग्रह, पद संग्रह, ये सभी किसकी रचना है? सूरदास जी की रचना है, पद संग्रह। और एक और बचती है इनकी, कोई दोस्त बताएगा जो इनकी रचनाएं जानता हो, सूरदास जी की रचना जानता हो, वो एक बार बताए सभी दोस्त। 85, 25, तो ये भी इन्हीं की। अब देखिए गोवर्धन शीला, गोवर्धन जाऊंगी, इसको याद करने के ऐसे मतलब एक स्मार्ट वे से, गोवर्धन जाऊंगी, जाऊंगी तो क्या करूंगी? भ्रमर करूंगी। भ्रमर करना मतलब घूमना। पद संग्रह, मैं तो टाइप वाइज मतलब छोटे छोटे गैप बनाऊंगी और पद बनाऊंगी, उसके बाद वहां पे गोवर्धन में क्या करूंगी? भ्रमर करूंगी। कितने करूंगी? पूरे 25 ही करूंगी, मतलब पूरे 85 करूंगी। कितने करूंगी? पूरे 85 करूंगी, सूर 25। तो इस तरीके से आपको चीजों को रटना नहीं है, याद करना है। वो कोई भी रास्ता हो सकता है, कोई भी तरीका हो सकता है, बस चीजों को हमें याद करना होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। कवितावली किसके द्वारा रचा गया है? कवितावली देखिए एक रचना है, वो किसके द्वारा रची गई है वो आपको बताना है। रत्नावली तुलसीदास, बिहारी या फिर रामानंद। तो देखिए कवितावली तुलसीदास जी की रचना है। किसकी रचना है? तुलसीदास जी की रचना है। रामचरित्र किसकी रचना है? रामचरित्र किसकी रचना है? ठीक है, रामचरित्र होगी पार्वती मंगला, पार्वती मंगला। और तुलसीदास जी की रचना बताइए, गीतावली, गीतावली। और दोहावली, दोहावली रचना है। ये सभी हमारे तुलसीदास जी की रचना है। रामचरितमानस आप सभी जानते हैं अवधी भाषा में लिखी गई है। ठीक है, इसमें कोई दोस्त बताएगा कि इसमें टोटल कांड कितने थे? जल्दी बताइए कि इसमें टोटल कांड कितने थे? एक जानकी मंगल, जानकी मंगला, जानकी मंगला भी तुलसीदास जी की ही रचना है। तो रामचरितमानस में दोस्त बताएंगे कांड टोटल कितने थे? टोटल जो रामचरितमानस में कांड थे वो 7 थे। कई बार क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि रामचरितमानस में कितने कांड थे, तो 7 कांड थे, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। इनमें से कौन भक्तिकालीन कवि नहीं है? देखिए भक्तिकालीन कवि की आपको एक त्रिकाल में आपको बता दूं, इसके बाद आप भक्तिकाल के कवि को कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो वो ट्रिक क्या है? दस्तखान, दस्तखान जी के, खान जी दास, दस्तखान जी के दास। ठीक है, ये है आपकी। ठीक है, तो रसखान से तो आपको देखिए रसखान को ही याद रखना है। ठीक है, रसखान से आपको रसखान को ही याद रखना है। ठीक है, जी से आपको जायसी याद रखना है। जी से क्या याद रखना है? जायसी। जायसी कौन से कवि थे? भक्ति काल के ही वो कवि थे। और उसके बाद जितने भी दास आते हैं दोस्त, सभी वो आपको इसके भक्ति काल में रख देते हैं। जैसे मतलब तुलसीदास हुआ, तुलसीदास,
दास हुआ, सूरदास, दास, दास, कबीर दास, मतलब जितने जिसके भी पीछे नाम के पीछे दास आ रहा है ना, वो सभी आपको इसमें रखने हैं। तो वो जो ट्रिक होगी वो भक्ति कालीन के जो कवि हैं उन्हीं को याद रखने की एक ट्रिक है। ऐसे ही स्मार्टली थोड़ा सा वो किया था। बाकी हिंदी में ट्रिक्स बहुत कम होती हैं, लेकिन फिर भी ये मैंने बनाने की कोशिश की। तो रस खान जी के 10, सॉरी रस खान जी के दास, रस खान से रस खान को आपको याद रखना है, जी से जायसी याद रखना, और उसके बाद जिनके भी नाम के अंत में दास आता है ना, वो आपको याद रखने हैं। तुलसीदास, कबीरदास, कृष्णदास, परमानंद दास, जितने भी दास आएंगे ना, वो सभी आपके भक्तिकालीन कवि होंगे। ठीक है, तो आगे से भक्तिकालीन कवि के बारे में आपको कभी भी गलती नहीं करनी है। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। कबीर की भक्ति का स्वरूप क्या है? कवि की भक्ति का स्वरूप एक बार सभी दोस्त बताएंगे क्या था। सगुन था, सूफी मतवादी था, वैष्णववादी था, या फिर निर्गुण था? देखिए कवि की भक्ति, सॉरी, कबीर की भक्ति का जो स्वरूप था वो निर्गुण था। कैसा था? निर्गुण था। तो ऐसी ट्रिकली याद रखना है आपको। कबीरदास की भाषा कौन सी थी? ब्रज, खड़ी बोली, कबोजी, या फिर सधुकड़ी? देखिए वैसे मैं आपको बता दूं कि इनकी भाषा को ना अभी तक कोई भी मतलब स्पष्ट रूप से बता नहीं सका है कि इनकी भाषा कबीर जी की कौन सी थी, क्योंकि कई पद में उन्होंने खड़ी बोली का वर्ण किया है। तो कहीं खड़ी बोली है, कहीं खिचड़ी, इनकी भाषा को ना खिचड़ी खिचड़ी भी कहा गया है कि ये, क्योंकि कई भाषाओं के मेल से ये अपने पद को बनाते थे, जो कविताएं लिखते थे। कई भाषाओं का मिश्रण रहता था उसमें, और तभी अपनी कविताएं लिखते थे। तो इनकी भाषाओं को कोई स्पष्ट नहीं कर पाया, लेकिन जो इनकी भाषा मानी जाती है वो सधुकड़ी मानी जाती है। तो अगर क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आता है तो आपको डी बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन अष्टछाप के कवि हैं? अष्टछाप के कवि आपको बताने हैं कि कौन से हैं। मीराबाई, सूरदास, रसखान, या फिर विद्यापति? तो अष्टछाप कवि जो है वो है आपके सूरदास। ठीक है, और इसके अंदर 3 कवियों के नाम भी आपको याद रखने हैं, परमानंद दास, कृष्णदास और कुंभदास, क्योंकि वो भी अष्टछाप कवि ही थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जायसी द्वारा रचित पद्मावत निम्न में से क्या है? ठीक है, वक्रकोटि है, अन्योक्ति, समासोक्ति, या फिर रूपक काव्य? देखिए जायसी द्वारा, एक तो क्वेश्चन ये कि क्या होता है कि पद्मावत किसने लिखी है? जायसी ने लिखी है। ठीक है, किसने लिखी है? जायसी जी ने लिखी है। और जो इनकी निम्न में से जो प्रदर्शित होता है वो होता है समशोकित, यानी कि ऑप्शन सी जो होगा वो बिल्कुल सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं। कवि ने समाज सुधार के अंतर्गत किसका सदिश नहीं किया? मतलब किस भाषा, किस चीज का उन्होंने अपनी पंक्तियों में वर्ण नहीं किया है? क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है। मूर्ति पूजा का विरोध, बिल्कुल उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया है। ठीक है, जाति प्रथा का खंडन भी किया है। स्त्री पुरुष की समानता का वर्ण उन्होंने अपनी किसी भी पंक्ति में, काव्य में नहीं किया है। स्त्री पुरुष की समानता में किसी कोई भी उन्होंने वर्ण नहीं किया। तो ऑप्शन सी जो होगा वो बिल्कुल सही उत्तर होगा। मुगल बादशाह शाहजहां ने किस कवि को महाकवि राय की पदवी दी थी? तो बनारसी दास थे, सुंदर थे, सेनापति थे, या फिर कादिर थे? तो सुंदर जी को जो था शाहजहां ने महाकवि कवि महाकवि राय की उपाधि दी थी। ठीक है, आगे बढ़। निम्नलिखित में से कौन ज्ञानश्री शाखा के कवि हैं? ज्ञानश्री शाखा के कवि आपको बताना है। तो रहीम दास, मलिक मोहम्मद, जायसी, कबीरदास, या फिर तुलसीदास? ज्ञानश्री शाखा के जो कवि थे वो सूरदास, सॉरी कबीरदास जी थे। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? तो देखिए रामचरितमानस तुलसीदास की रचना है, हमने अभी बताया था। गीतावली भी उन्हीं की रचना है, और श्री कृष्ण गीतावली भी उन्हीं की रचना है। लेकिन भक्तमाल जो है वो उनकी रचना नहीं है, भक्तमाल उनकी रचना नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बताइए सभी दोस्त। निम्न में से रीतिकाल का कवि कौन है? रीतिकाल के कवि आपको बताने हैं कि कौन है। देखिए रीतिकाल के कवि मैं आपको बता दूं, आपको बिहारी, बाद बिहारी, बिहारी भूषण और वीरेंद्र
आनंद। अगर रीतिकाल के कवि आपसे पूछता है ना तो इन 5 के अलावा वो कभी किसी कवि का नाम नहीं पूछेगा। तो ये 5 नाम आपको याद रख लेना है कि ये कौन से कवि हैं, ये रीतिकाल कवि हैं, रीतिकाल कवि हैं। तो इसमें कौन से जयशंकर प्रसाद नहीं होंगे, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला भी नहीं होंगे, मंत भी नहीं होंगे। रीतिकालीन कवि कौन है, बिहारी हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रीतिकाल का अन्य नाम क्या है? रीतिकाल का अन्य नाम, एक तो रीतिकाल को हम क्या बोलते हैं, उत्तर मध्य काल बोलते हैं। और रीतिकाल का और अन्य नाम क्या हो सकता है? स्वर्ण काल, क्या हम उसे स्वर्ण काल कहेंगे, उधर्व काल, श्रृंगार काल, या फिर संक्रांतिक काल। देखिए रीतिकाल का जो अन्य नाम है वो है श्रृंगार काल। ठीक है, रीतिकाल का अन्य नाम श्रृंगार काल। मैथिली शरण गुप्त का संबंध आधुनिक काल के किस युग से है? मैथिली शरण गुप्त का जो संबंध है वो बताना है कि किस आधुनिक काल से है। सभी दोस्त बताएंगे किससे है? छायावादी युग, शुक्ल युग, छायावातर युग, या फिर द्विवेदी युग। तो मैथिली शरण गुप्त का जो संबंध है दोस्त वो है आपका द्विवेदी युग से। द्विवेदी युग का जो पीरियड था वो 1900 से 1920 युग का पीरियड। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त की रचनाओं की बात करें तो भारत भारती, क्या है, भारत भारती। और रचनाएं सभी दोस्त बताएंगे। मैथिली शरण गुप्त जी की अन्य रचनाएं, भारत भारती हुआ, यशोधरा, हाँ। और एक और उनकी रचना है जयद्रथ, जयद्रथ वध रचना है, रचना है। तो ये भी आपको नोट कर लेना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जूही की कली कविता के कवि कौन है? जूही की कली के कविता के कवि एक बार सभी दोस्त बताएंगे कि कौन है। देखिए निराला प्रसाद, महादेव वर्मा, या फिर पंत। जूही के कली कली निराला जी इसके लेखक है। ठीक है, निराला जी की अन्य रचनाओं की बात करें तो अपहा, अर्चना, अनुमा, और अन्य रचनाएं बताइए, कुकुर मुत्ता, अभी। क्या आप सभी कोई भी दोस्त इनकी और अन्य रचनाएं जानता हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं इनकी और अन्य रचनाएं कौन कौन सी हैं। तो मैं बता दूं, बेला, बेला, नए पत्ते, नए पत्ते, ये निराला जी की अन्य रचनाएं हैं जो आपको याद रखनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। होरी किस उपन्यास का पात्र है? होरी है वो किस उपन्यास का पात्र है वो आपको बताना है। गबन, कर्मभूमि, रंगभूमि, या फिर गोदान, बताएंगे सभी दोस्त। तो होरी जो है वो आपके गोदान उपन्यास का पात्र है, मतलब उसमें कुछ पात्र रहे होंगे। और ये सभी आप एक बार बताएंगे कि ये सभी किसकी रचनाएं हैं दोस्त? ये सभी प्रेमचंद्र जी की रचनाएं है, रचनाएं हैं प्रेमचंद्र जी की सभी रचनाएं हैं। आपका गबन, कर्म भूमि, रंग भूमि, गोदान, ये सभी उनके उपन्यास हैं। और सर्वश्रेष्ठ उपन्यास कारक कौन है? वो भी आपके प्रेमचंद्र जी। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद जी इनका पूरा नाम है। आगे बढ़ते हैं। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है? देखिए ये तो मैं कहूंगी ना इस पे तो दोस्त आप बिल्कुल स्टार लगा लो। ये तो फेवरेट, मतलब एग्जामिनर का ना फेवरेट क्वेश्चन है ये समझ लीजिए। तो आपको बताना है कि हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है। परीक्षा गुरु, आनंद मठ, गबन, या फिर तितली। तो देखिए परीक्षा, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है परीक्षा गुरु। और इसे लिखा किसने था? लाला। कोई दोस्त बताए तो सही, कमेंट किया करो ना, अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट किया करो। लाला श्रीनिवास दास कौन थे? लाला श्रीनिवास दास उनके लेखक थे। और लिखा कब था? 1882 में इसे लाला श्रीनिवास दास जी द्वारा लिखा गया था। आनंद मठ, आनंद मठ तो आप सभी जानते होंगे, विक्रम चट्टोपाध्याय जो थे उन्होंने लिखा था आनंद मठ। कौन सी ईस्वी में लिखा था? तो उन्होंने भी 1880 में ही लिखा था। ठीक है, और वंदे मातरम जो गीत है वो आपके इसी मठ से लिया गया है, यानी कि आनंद मठ से। उसके बाद गबन, गबन के प्रेमचंद्र जी हैं। गबन के लेखक कौन है? प्रेमचंद्र जी है। तितली किसका उपन्यास है? ये आपके जयशंकर प्रसाद।
तो याद रखना है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है? बताना है सभी को कि कौन सी पुस्तक है जो मुंशी प्रेमचंद जी ने नहीं लिखी है। तो देखिए, कायाकल्प, कायाकल्प उनके द्वारा ही लिखी गई पुस्तक है। रंगभूमि उनका उपन्यास है, कर्मभूमि भी उनका उपन्यास है। लेकिन ध्रुव स्वामिनी, ध्रुव स्वामिनी उनकी रचना नहीं है। अच्छा जी, अगर ध्रुव स्वामिनी उनकी रचना नहीं है तो किसकी है? ये है आपके जयशंकर प्रसाद जी की रचना। रचना है जयशंकर प्रसाद के नाम से तो आप सभी परिचित होंगे। जयशंकर प्रसाद जी की रचना है ध्रुव स्वामिनी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना नागार्जुन की नहीं है? नागार्जुन कौन सी रचना है जो नहीं है? सभी दोस्त बताएंगे कि नागार्जुन की इनमें से कौन सी रचना है जो नहीं है। ठीक है, रतिनाथ की चाची, बाबा बैटसनाथ इमरती या फिर दादा कामरेड। दादा कामरेड इनकी रचना नहीं है। बाकी रतिनाथ की चाची, बाबा बैटेशनाथ और इत्रिया, ये सभी किसकी रचना है? आपकी नागार्जुन की रचना है। ठीक है, उनकी अन्य रचनाओं की बात करें, भस्मासुर, कांतर, सतरंगे, सतरंगे पंखों वाली, पंखों वाली। और दोस्त बताएंगे इनकी रचना सतरंगे पंखों वाली, प्यासी पथराई आंखें, प्यासी पथराई आंखें, प्यासी पथराई आंखें। और इनकी रचनाएं बताएंगे, दोस्त बताएंगे इनकी रचना हजार हजार बाहों वाली, हजार हजार, हजार हजार बाहों वाली। तो ये सभी किसकी रचनाएं है? ये सभी नागार्जुन की रचनाएं है। और प्यासी पथराई आंखें तो इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल कॉपी में ना फ्रंट पेज पे नोट कर लेना, प्यासी पथराई आंखें नागार्जुन जी की रचना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र का कौन सा नाटक बांग्ला भाषा से अनुदित है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का आपको बताना है वह कौन सा नाटक है जो बांग्ला भाषा से अनुदित है। नई चाल में ढली, कवि वचन सुधा, विधा सुंदर, चंद्रावली। देखिए, कवि वचन सुधा, कवि वचन सुधा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का वह उपन्यास है जो बांग्ला भाषा में है। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो होगा वो बिल्कुल सही उत्तर होगा। अच्छा, भारतेंदु चंद्र जी की आप एक बार मुझे रचनाएं कमेंट कीजिए। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की सभी रचनाएं बताएंगे कि रचना कौन कौन सी है। देखिए, पहला 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 प्रेम माधुरी। और बताएंगे सब माधुरी, प्रेम कुमारी, कुमारी भी रचना है। प्रेम सागर, प्रेम सागर, बाद प्रेमा शुरू, शुरू, प्रेम पहला, प्रेम माधुरी, प्रेम सागर, प्रेम। और दोस्त बताएंगे उनकी रचना का कोई भी जानता हो कि और उनकी कौन सी रचना है? प्रेम मल्लिका, प्रेम मल्लिका भी उनकी रचना है, प्रेम मल्लिका। और दोस्त बताएंगे प्रेम मल्लिका उनकी रचना है। विजय वल्लरी, विजय वल्लरी, विजय वल्लरी किसकी रचना है? विजय वल्लरी भी एक रचना है। विजय पताका, पताका, पताका किसकी रचना है? ये सभी किसकी रचनाएं हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना है। अच्छा, प्रेम, देखिए कई रचनाओं में प्रेम प्रेम की बात की गई है, तो थोड़ा आप एग्जामिनर अगर दे दे आपको तो आप हिंट कर लीजिएगा कि जो जितनी भी रचनाएं प्रेम से जुड़ी है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की। ठीक है, आगे बढ़। मर्यादा और टूंडे के संपादक कौन है? मर्यादा और टूंडे के संपादक एक बार सभी दोस्त बताएंगे कि कौन है। ठीक है, मर्यादा और डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, हरि शंकर परसाई, जैनेन्द्र कुमार या फिर डॉक्टर संपूर्णानंद। डॉक्टर संपूर्णानंद की ही क्या है? डॉक्टर संपूर्णानंद की ही एक रचना है। ठीक है, और इनकी अन्य रचनाओं की बात करें तो भाषा की शक्ति, क्या है? भाषा की शक्ति,
भाषा की शक्ति रचना है। जीवन और दर्शन, जीवन और दर्शन और दर्शन, जीवन और दर्शन भी रचना है। जीवन और दर्शन भी आपके डॉक्टर संपूर्णानंद जी की ही रचना है, तो ये भी आपको याद कर लीजिए। आगे बढ़ते, इस महाकाव्य में 16 हैं रिक्त स्थान को भरने के उचित शब्द चुने। सर्ग, स्वर्ग, सर्व या फिर सर्व। देखिए इस महाकाव्य में स्वर्ग तो 16 स्वर्ग तो होंगे नहीं, तो ये तो वैसे ही कट गया। सर्व, सर्व भी नहीं होगा और ये भी सर्व ही है। ठीक है, इस महाकाव्य में 16 क्या होंगे? सर्ग होंगे। क्या होंगे? 16 सर्ग होंगे। आगे बढ़ते हैं, आधुनिक हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे कहा जाता है? आधुनिक हिंदी के जो जन्मदाता है वो किसे माना जाता है, वो आपको बताना है। अमीर खुसरो, भारतेंदु, गंगा कवि या फिर जयशंकर प्रसाद। तो देखिए आधुनिक हिंदी काल का भी जन्म अगर जन्मदाता आपसे पूछ ले तो वो कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी है। ठीक है, अरे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की हम सभी रचनाओं को पढ़ चुके हैं, एक बार आप सभी रिकॉल कीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों तक भली भांति प्रकट कर सकता है। यह कथन किसका है? बिल्कुल दोस्त, भाषा एक वह विचार है, अगर हमें कोई भी बात अपनी दूसरों तक पहुंचानी है तो भाषा ही वह साधन है जिसके द्वारा हम अपनी बात को दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। तो ये कथन किसी ने कहा है, वो आपको बताना है कि किसने कहा है। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने, कामता प्रसाद गुरु ने, या फिर रामचंद्र शुक्ल जी ने, किशोरी लाल वाजपेयी। देखिए कामता प्रसाद गुरु जी ने ये कथन कहा है कि जो भाषा है, भाषा एक स्वरूप है दूसरों तक अपनी बात को पहुंचाने का। ठीक है, आगे बढ़, हिंदी की आदि जननी क्या है? हिंदी की आदि जननी क्या है? जननी मतलब हिंदी का जन्म कैसे हुआ है वो आपसे पूछना चाहता है। तो हम पहले भी इस बारे में चर्चा कर चुके हैं कि हिंदी एकदम से भाषा नहीं आई है, धीरे धीरे कई परिवर्तन हुए हैं जब जाके आज आपकी हिंदी आई है। सबसे पहली भाषा जो आप सभी जानते हैं वो क्या थी? हमारी संस्कृत थी। तो जन्म जननी तो इसकी संस्कृति हो गई। आप मुझे बताएंगे संस्कृत के बाद कौन सी भाषा आई? वैदिक संस्कृति के बाद आपकी लौकिक आती है, लौकिक के बाद पाली आती है, पाली के बाद आपकी क्या आई? पाली के बाद आई आपकी अपभ्रंश, अपभ्रंश भाषा, और अपभ्रंश से उत्पन्न हुई आपकी हिंदी। उत्पन्न आपकी अपभ्रंश के बाद हुई है हिंदी, लेकिन उसकी जननी, जननी आपकी मानी जाएगी। ठीक है, तो गलती नहीं करनी है। आगे बढ़ते हैं, पंजाब में हिंदी का प्रचार किसने किया? पंजाब जो हमारा राज्य है जिसकी राजधानी आप सभी जानते हैं चंडीगढ़ है, तो पंजाब में हिंदी का प्रचार किसने किया था वो आपसे पूछ रहा है। तो सदन मिश्र थे, श्रद्धाराम फिल्लोरी थे, लल्लू लाल थे, राजा राम मोहन राय थे। तो श्रद्धाराम फिल्लोरी जो थे उन्होंने पंजाब में हिंदी का प्रचार किया था, है ना, क्योंकि वहाँ पे कुछ लैंग्वेज रही होगी, लेकिन जब हिंदी विकसित हो रही थी तो सभी कवियों ने अपना बहुत योगदान दिया। हिंदी के बहुत से कवियों के नाम भी आप जानते होंगे जिन्होंने बहुत सारे सुधार किए, आंदोलन भी हुए हैं काफी हिंदी को लेके। तो यही सब था। आगे बढ़ते हैं, हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रसिद्ध कबीरदास, सूरदास, महावीर प्रसाद द्विवेदी और प्रेमचंद, हरिवंश राय बच्चन आदि किस प्रदेश से है? ये जितने भी कवि आपको दिए गए हैं, आपसे एग्जाम में पूछ रहा है कि वह किस देश से हैं। अच्छा देखिए यहाँ पे हमने कितना स्मार्ट वे किया। आप, मैं बोल रही हूँ ना, एक एक क्वेश्चन को बहुत सोच समझ के अरेंज किया गया है। देखिए कभी आपसे कबीरदास पूछ ले, अभी इसमें क्वेश्चन में तो हमने बहुत सारे कवि ले लिए हैं, लेकिन इन कवियों से कभी भी अब आपसे पूछेगा तो आप गलत नहीं करेंगे, ऐसा मैं उम्मीद करती हूँ। और ये सभी किस राज्य से है? ये सभी आपके अपने प्रदेश यानी कि उत्तर प्रदेश से है। उत्तर प्रदेश के सभी सीएम और गवर्नर के नाम कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, क्वेश्चन है, जीएस का है, लेकिन बताएंगे सभी कि उत्तर प्रदेश के सीएम और गवर्नर कौन है। ठीक है, तो इससे आपको गलती कभी नहीं करनी है, क्योंकि यही वे कवि हैं जिनका जन्म आपके उत्तर प्रदेश में हुआ है। उनमें से कई बार जैसे आपके कबीरदास रहे और प्रेमचंद रहे, ये ऐसे दो व्यक्ति हैं जिनका उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में जन्म हुआ है। तो ये बात भी आपको याद रखनी है, गलती नहीं करनी है। आगे बढ़ते हैं, हिंदी आकृति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किस प्रकार की भाषा है? जो हिंदी आकृति है वो किस प्रकार की भाषा है वो आपको बताना है। परशिलिष्ट योगात्मक, अयोगात्मक, शिलिष्ट योगात्मक या फिर अशिलिष्ट योगात्मक। तो देखिए हिंदी आकृति की दृष्टि से ना भाषा जो हिंदी जो है हमारी वो शिलिष्ट योगात्मक भाषा है। कैसी भाषा है? शिलिष्ट योगात्मक भाषा है।
अगला है पद्मिनी, चित्रिनी, शंखनी, हस्तिनी किसको संबोधित करते हैं? नक्षत्र को, नायिकाएं, राशियां या फिर कला। देखिए हस्तिनी यानी कि किसी लड़की को डिनोट कर रहा है। उसके बाद पद्मिनी, चित्रिनी सभी किसको, किसी लड़की को की प्रस्तुति दिखा रहे हैं। तो ये सभी क्या होंगी? ये सभी नायिकाएं होंगी। हिंदी शब्द में आपका कभी भी लड़की लड़का लिखा हुआ नहीं आता है, या तो आपको ये शब्द देता है या फिर नायिका। नायिका श्रृंगार रस में हम पढ़ते हैं ना, नायक को नायिका से प्रेम हुआ तो वह कौन सा रस हुआ, उसके भाव को। तो जब भी हम प्रयोग करते हैं नायक और नायिका का ही करते हैं हिंदी साहित्य में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रचनाकार और रचना का कौन सा युग्म है जो गलत है? आपको इसमें से कौन सा युग्म है जो गलत है वो बताना है। ठीक है, तुलसीदास जी की रचना रामचरितमानस बिल्कुल सही है। कुतुबन जी की रचना मिर्गावत नहीं है, कि मिर्गावत किसकी रचना है? गणपति देव की रचना है, गणपति देव जी की यह रचना है। ठीक है, ये तो एक तो गलत हो गया। जायसी, पद्मावत बिल्कुल सही है। चित्रावली मंजन जी की रचना नहीं है। चित्रावली किसकी रचना है? सभी दोस्त कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि चित्रावली किसकी रचना है। जानते हैं क्या सभी? मान कवि रचना है, मान कवि जी की रचना है। ठीक है, मान चित्रावली किसकी रचना है? तो युग्म सही नहीं है, तो बी और डी जो होगा, तो डी जो होगा वो बिल्कुल सही उत्तर होगा, क्योंकि बी कुतुबन मिर्गावत की रचना नहीं है। मिर्गावत के जो रचनाकार हैं वो है आपके गणपति देव, और चित्रावली जो रचना है वो है उस्मान कवि जी की। बी और डी ऑप्शन गलत थे, जो सही किए हैं। आगे बढ़ते हैं। कछुआ धर्म और मारेसी मोही कुठाव किसकी रचना है? कछुआ धर्म और मारेसी कोठी कुटाव किसकी रचना है? तो अध्यापक पूर्ण सिंह की रचना है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, भारतेंदु हरिश्चंद्र या फिर रामवृक्ष बेनीपुरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की यह रचना है। ठीक है, और उसने कहा था इनकी प्रसिद्ध, कहा था भैया जी पता नहीं लेकिन उनकी है एक है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, कोई क्वेश्चन? देखिए रामवृक्ष बेनीपुरी दिया हुआ है, तो इनकी कुछ रचनाएं नोट कर लेते हैं। जैसे माटी की मूर्तें, क्या है? माटी की और दोस्त बताएंगे रचनाएं हैं। जंजीरें और दीवारें, और दीवारें रचना है। और दोस्त बताएंगे मजदूर और प्रेम, और सभी इन्हीं की रचनाएं हैं। एक है गेहूं आम और बेनाम गुलाम। ठीक है, तो ये रचनाएं भी आपको नोट कर लेनी है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की सारी रचनाएं हम पहले ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए अब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। महादेवी वर्मा को किस पुस्तक पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? महादेवी वर्मा जी की वह कौन सी रचना है जिसपे उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? देखिए नीरजा, निहार, दशीयामा। तो पहले तो मैं बता दूं आपको कि ये सभी महादेवी वर्मा जी की ही रचनाएं हैं। और एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि ऐसी कौन सी महिला है जो ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित है? तो महादेवी वर्मा जी को मिला हुआ है। अब पूछा क्या गया है कि महादेवी वर्मा जी की वह कौन सी कृति है जिसपे उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? तो यामा उनकी वह कृति है जिसपे उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, और ये पुरस्कार मिला था उन्हें 1882 में उन्हें ये पुरस्कार मिला था। गलती नहीं करनी है। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक, हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग किसे माना जाता है? हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग कौन सा है वो आपको बताएं। तो भारतेंदु जो है वो हिंदी का प्रथम युग है। ठीक है, अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या है? अमीर खुसरो को आपको वास्तविक नाम बताना है कि वास्तविक नाम अमीर खुसरो का क्या है। सभी दोस्त बताएंगे कि अमीर खुसरो का वास्तविक नाम।
अमीर खुसरो का वास्तविक नाम है अबुल हसन, ठीक है। और ये किसके दरबारी कवि थे? सभी दोस्त बताएंगे अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे, ठीक है। अबुल हसन। इनकी एक रचना है आशिका। आशिका, आशिका किसकी रचना है? इन्हीं की रचना है। उसके बाद मजहा रचना है, ठीक है। और अमीर खुसरो को ही तोता ए हिंद भी बोला जाता है। कहते हैं कि इन्होंने ये ऐसे कवि थे जिन्होंने सबसे ज्यादा राजाओं का शासनकाल देखा था। लगभग 8 राजाओं को इन्होंने, मतलब उस समय पे जो रहे थे उनका पीरियड इन्होंने देखा था। 8 राजाओं को इन्होंने बदलते हुए देखा था। तबला, तबला भाषा, जो तबला बजाते हैं उनकी, उसकी शुरुआत भी अमीर खुसरो ने ही। तो और ये उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में ही इनका जन्म हुआ था, ठीक है। तो अबुल हसन इनका वास्तविक नाम था। आगे बढ़ते हैं। सूरदास को किस रस का सम्राट कहा गया है? सूरदास को किस रस का सम्राट बोलते हैं? वात्सल्य रस, श्रृंगार रस, शांत रस या फिर भक्ति रस? तो सूरदास जो सम्राट बोले जाते हैं वो वात्सल्य रस के लिए बोले जाते हैं। किस रस के लिए? वात्सल्य रस। आगे चलते हैं। तुलसीदास की भक्ति भावना किस प्रकार की थी? तुलसीदास, अगर रामचरितमानस आप में से बहुत कम लोग पढ़ते हैं, पढ़ते ही नहीं है। अब तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ते क्योंकि इतना टाइम नहीं होता, लेकिन कभी आप रामचरितमानस की वो पढ़ेंगे जो तुलसीदास जो जी द्वारा लिखी गई है, तो उसमें आपको जब पढ़ेंगे ना तो हमेशा एक दास्य की भावना आएगी। मतलब दास वाली भावना जो होती है वो उत्पन्न होगी, मतलब एक प्रेम निस्वार्थ भाव वाली भावना उत्पन्न होती है। तो उनकी जो भावना थी वो थी दास्य भाव की, दास्य भाव की तुलसीदास की भावनाएं थी। तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में कितने कांड थे? देखिए क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, और मैंने आपको पहले ही बता दिया था इस बार रामचरितमानस के बारे में सब कुछ, तो आप बताएंगे बिल्कुल। तो रामचरितमानस में कितने कांड थे? 7 कांड थे। आप मुझे बताइए सबसे लंबा कांड कौन सा था? सबसे लंबा कांड, सबसे लंबा कांड बताइए। और उसके बाद सबसे लंबा कांड और सबसे, दोस्त बताएंगे कि रामचरितमानस का सबसे लंबा कांड कौन सा था और सबसे छोटा कांड कौन सा था? तो सबसे लंबा जो कांड था वो था बाल कांड, और सबसे छोटा जो था वो कुसुम मंदिर था, वो सबसे छोटा कांड था। टोटल कांड कितने थे? 7 थे। आगे बढ़ते हैं। पद्मावत महाकाव्य कौन सी भाषा में लिखा गया है? पद्मावत सभी जानते हैं किसकी रचना है? सभी अब तो आपको कमेंट करना पड़ेगा क्योंकि पद्मावत के हम कई क्वेश्चन कर चुके हैं। पद्मावत किसकी रचना है? सभी दोस्त बताएंगे। बिल्कुल बिल्कुल दोस्त, देखिए ये पद्मावत जो रचना है वो किसकी है? जायसी की रचना है। तो जायसी कौन सी शाखा के कवि है? ये भी सभी दोस्त बताएंगे। बिल्कुल, देखिए एक बच्चे ने ट्रिक भी लिख दिया है। यही तो होता है, ट्रिक से हमें बहुत जल्दी चीजें याद होती हैं। मैंने कहा था ना जायसी, जी से याद रखना है आपको, जायसी, ठीक है। तो ये पद्मावत जो थी वो किस भाषा में लिखी गई थी? तो वो अवधी भाषा में लिखी गई थी, ये आपको याद रखना। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से रीतिकालीन कवि हैं? तो रीतिकालीन कवि मैंने आपको बताए थे कौन से हैं रीतिकालीन कवि। तो 5 कवियों के नाम मैंने आपको बताए थे, क्या कोई दिक्कत है? ठीक। तो 5 कवियों के नाम मैंने आपको बताए थे। भूषण हरि और सुमित्रानंदन पंत भी नहीं है, दिनकर भी नहीं है, ये तो नहीं होंगे। तो भूषण, भूषण जो थे वो रीतिकालीन कवि थे। भूषण रहे, केशव रहे, बिहारी लाल रहे, घनानंद रहे, वृंदन रहे, ये सभी कौन से कवि हैं? रीतिकालीन कवि हैं। रीतिकाल को सॉरी किस और अन्य नाम से जानते हैं? एक तो उसे उत्तर मध्यकाल बोलते हैं, अन्य नाम उसका श्रृंगार काल भी है। तो गलती नहीं करनी है, ठीक है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से रीतिकाल के कवि हैं। फिर से आपसे रीतिकाल के कवियों का नाम पूछे, देखिए ये तो यही क्लियर हो जाता है। देखिए सभी में क्या आया हुआ है? दास, दास आया है। तो मैंने क्या कहा था, जिसमें भी पीछे दास आपको मिले वो कौन सी शाखा के कवि होंगे? भक्तिकाल शाखा के कवि होंगे। तो बचता कौन है? एक वृंदन। वृंदन जो है वो रीतिकाल के कवि है, और ये मैं आपको लिखवा भी चुकी हूँ कि रीतिकाल के कवि कौन है? वृंदन है, ठीक है। तो ये भी आपको एक स्मार्ट वे करना होता है। मान लीजिए आपको इसकी जगह किसी और का नाम दे देता और आपको नहीं पता है कि वो रीतिकालीन कवि है या नहीं,
बाकी 3 ऑप्शंस के साथ तो आप खेल सकते हैं ना। मैंने कहा कि दास दास जिसमें भी आपको कभी भी दिखे वो कौन से कवि होंगे, भक्ति काल कवि होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और ये है हमारा अंतिम प्रश्न। ठीक है, अंतिम प्रश्न है ये हमारी क्लास का। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम 50 क्वेश्चंस का हर सेट बनाएंगे, 50-50 क्वेश्चन करके हम 4 सेट करेंगे और 200 क्वेश्चन बहुत बेहतरीन तरीके से करेंगे हिंदी साहित्य के। तो इसमें आपको खंड काव्य बताना है कौन सा है, पंचवटी, कामायनी, पद्मावत या फिर साकेत। तो पंचवटी जो है वो एक खंड काव्य है। पंचवटी के लेखक आप बताएंगे मुझे। पंचवटी के लेखक है मैथिली शरण गुप्त। शरण गुप्त। पद्मावत जायसी की रचना है। कामायनी, कामायनी किसकी रचना है, जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। और साकेत, साकेत किसकी रचना है, रामधारी सिंह दिनकर जी की। ठीक है, तो यही थी हमारी आज की क्लास। आपको क्वेश्चन कैसे लगे, आपको क्वेश्चन करने में मजा आया या नहीं आया, कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। क्लास अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, और बाकी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन रहता है तो दोस्त आप कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। और ये जो हमने प्लान किया है हिंदी साहित्य को खत्म करने का, कि हम 4 सेट में अपने हिंदी साहित्य को खत्म करेंगे, ये आप मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा। हमारा हिंदी साहित्य कवर हो जाएगा, हम 200% कैसे क्वेश्चन हमसे एग्जाम में पूछता है ये भी साथ के साथ कर लेंगे। तो कैसा लगा आपको मेरा ये तरीका, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेना चाहूँगी। आप अपना और अपनों का ध्यान रखें, सर्दी बहुत हो रही है, थोड़े स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिए, थोड़ा योगा वोगा कीजिएगा सुबह को, ताकि आपका मानसिक संतुलन भी बिल्कुल ठीक रहे। तो मिलते हैं आपके सेट नंबर 2 में अगली बार एक नए सेट ऐसे ही 50 धमाकेदार क्वेश्चंस के साथ फिर मिलते हैं आपसे। तब तक आप अपना और अपनों का ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।